Hi everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see that we are doing chapter number 2. उसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. इस वीडियो में हम चैप्टर 2 कंप्लीट करने वाले हैं. ओके, उससे पहले अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट्स के क्लास 8 की, क्लास 7 की, किसी भी क्लास के नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं. नोट्स जो है वो फ्री नहीं है, सो प्लीज अकॉर्डिंगली मैसेज करिएगा. ओके, सब कुछ यहाँ तो मैं फ्री में पढ़ा ही रही हूँ. अगर आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट करिएगा. व्हाट्सएप का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा दी हूँ. ओके, सो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं. सो लेट अस जस्ट सी, एक प्रीव्यू दिखाती हूँ. चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, उसके नोट्स कैसे हैं, किस तरीके से क्या क्या चीजें कवर होती हैं, ताकि आपको हेल्प मिल सके कि नोट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए. ओके, चैप्टर डिटेल में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. तो ये देखिए, इस तरीके से नोट्स रहेंगे. सभी टॉपिक्स, डायग्राम्स वगैरह जो है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है अच्छे से दी जाएगी आपको. ये देखिए, ऐसे नोट्स रहेंगे, कलरफुल नोट्स हैं. जो भी डिफरेंस आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे प्लांट वर्सेस एनिमल सेल, यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इनका डिफरेंसेस आ जाता है 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो आप आसानी से लिख सकते हैं ना. जो भी डिफरेंसेस हैं, फिगर्स वगैरह, जो भी इमेजेस रहेंगी वो अच्छे से बना के दी हुई हैं. देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें एमसीक्यू रहेंगे, सॉल्व 20 या 25 रहेंगे. इट्स नॉट 20, 25 क्वेश्चंस हैं. Here you can see 25 है. ऐसे ही 2 मार्क्स वाले 25 होंगे, फिर 3 मार्क्स वाले 25 होंगे. यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 मार्क्स वाले 25 होंगे. देन 4 मार्क्स वाले डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे. ओके, सो इस तरीके से अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन द व्हाट्सएप. सो और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इसके जो एमसीक्यूज वगैरह हैं, ये जो नोट्स में नहीं है उससे अलग एमसीक्यूज मैंने दूसरे वाले चैनल जानकी स्टडी कॉर्नर पे प्रैक्टिस किया है, तो आप वहां जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं. उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, चैप्टर कंप्लीट होते ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो वीडियो जरूर देखिएगा. चलिए अब आगे का चैप्टर जो बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लेते हैं. तो हमने क्या क्या चीजें देखी थी. हमने पढ़ा था सेल्स के बारे में कि सेल्स क्या होते हैं. लिविंग बीइंग जो है सेल से बने होते हैं. ये बेसिक यूनिट होती है जिसे, इसका जो स्ट्रक्चर है हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं ना. बहुत सारी चीजें हमने, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये हमने पढ़ा था. राइट, जैसे सेल का जो स्ट्रक्चर होता है एक ब्रिक की वॉल के समान होता है. Then we learned many things about the, फिर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. फिर स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म, है ना. ये न्यूक्लियस होता है बीच में और ये साइटोप्लाज्म होता है. जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का ये जो मटेरियल है इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. देन हमने पढ़ा था कि सम सेल्स लाइक अनियन पील सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड सेल वॉल. उसमें सेल वॉल भी हमने देखी थी. सो साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें और कॉम्पोनेंट्स होते हैं सेल के, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, ये सारी चीजें होती हैं. मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं. न्यूक्लियस जो होता है वो रेगुलेट करता है सारी एक्टिविटीज को जो हमारे जो भी सेल के अंदर होती है, और ग्रोथ को रेगुलेट करता है. तो ये सब हमने पढ़ा था ना. यहाँ पर हम थे अ स्टेप फर्दर. सेल क्या है? सेल इज ऑल पार्ट ऑफ अ प्लांट हैव टाइनी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लास्टिड्स. तो सभी जो प्लांट्स होते हैं, ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट, उसमें जो सेल होते हैं उसमें एक टाइनी रॉड शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लास्टिड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्लास्टिड. सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल. अभी मैंने आपको उसमें बताया था कि क्लोरोफिल होता है इसमें. देन विच मेक्स देम ग्रीन एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. हमने प्लांट्स का पढ़ा था कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो ये कैसे पॉसिबल होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से, जो ग्रीन एक पिगमेंट होता है और इसके कारण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट कर सकते हैं और उन्हें ग्रीन कलर भी मिलता है. देन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस. और ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन नहीं होते, इसमें प्लांट को स्टोर करने में हेल्प मिलता है. प्लांट सेल्स ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड वैक्यूल. ये देखो, ये जो बी वाला है ना, ये प्लांट सेल है, और ये ए वाला जो है एनिमल सेल है. कुछ डिफरेंसेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे. देखो, न्यूक्लियस दोनों में है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, लेकिन ये जो सेल वॉल होता है इसके अलावा एक और लाइन यहाँ आपको दिख रही है. तो प्लांट सेल में एक और लाइन होती है, आउटर लेयर होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट आपको सिर्फ इसमें देखने को मिल रहा है प्लांट सेल में. साइटोप्लाज्म दोनों में होता है. वैक्यूल, ये बड़ा सा एक एम्प्टी स्पेस देखने को मिल रहा है, ये भी सिर्फ प्लांट सेल में होता है. एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में होते हैं. ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं. ये इमेज अगर आपको याद रहेगा तो यू आर गोइंग टू हैव कमांड ओवर दिस टॉपिक. ओके, दिस हेल्प द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, गेट रीड ऑफ वेस्ट.
एंड मेंटेन द स्पेस ऑफ द सेल। ये जो वैक्यूल होता है इसका काम क्या होता है, ये सेल स्टोर की तरह काम करता है कि ये सब्सटेंसेस को स्टोर करता है, वेस्ट को रिड करने में हेल्प करता है और शेप बना के रखता है सेल का। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। In animal cells, vacuoles are usually not present. Usually नहीं होते हैं. If present, they are usually small. These small vacuoles store certain substances dissolved in water. So plant cell, जो animal cell है, ठीक है, उसमें वैक्यूल नहीं होते हैं यूजुअली, अगर होते भी हैं तो इतनी छोटी मात्रा में रहते हैं कि उसमें सिर्फ काम होता है उसका कि इट प्रेजेंट यूजुअली स्मॉल, है ना। इसमें क्या होता है, सर्टेन सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, इट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स, ईच with its own special function to allow the cell and turn the entire organism to work। तो सेल ऐसा नहीं है आपने ऐसा ड्रॉ कर दिया, सेल सिंपल एक बैग नहीं है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, बल्कि सेल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, प्लांट सेल है तो सेल वॉल हो गया, देन यहाँ पे वैक्यूल हो गया, राइट। सो बहुत सारी चीजें सेल के अंदर होती हैं। वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल एंड वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन शेप एंड स्ट्रक्चर। मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनमें डिफरेंसेस होते हैं इनके शेप में और स्ट्रक्चर में। डू डिफरेंट एनिमल सेल्स ऑल्सो वरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल तो अलग अलग हैं, तो क्या जो प्लांट सेल होते हैं या एनिमल सेल होते हैं, अभी यहाँ पर सिर्फ एनिमल सेल की बात की है, क्या एनिमल सेल जो है ये भी अलग अलग होते हैं क्या, मतलब हर एनिमल में अलग अलग होते हैं क्या, तो वो हम जानेंगे। सो वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, क्या क्या वेरिएशन होते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ ह्यूमन आर शोन इन फिगर 2.6a एंड b। ये देखो, ये मसल्स के सेल हैं, जो आपके मसल्स हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं बॉडी के ऊपर, उसके सेल ऐसे होते हैं। और हमारे माइंड में जो नर्व सेल्स हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर रहता है। तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मसल सेल इज शेप लाइक अ स्पिंडल, ये स्पिंडल की तरह आपको दिख रहा है इस तरीके का। वाइल अ नर्व सेल इज अ वेरी लॉन्ग एंड हैव ब्रांचेस। नर्व सेल में क्या होता है, इस तरीके की आपको ब्रांचेस देखने को मिल रही है ना, बहुत सारी। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप, कुछ राउंड होते हैं, कुछ लॉन्ग और थिन होते हैं। नंबर ऑफ सेल ऑल्सो वरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ सेल फिक्स्ड होते हैं, नहीं, ये भी वरी करते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। व्हाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन? क्या ये जो सेल का स्ट्रक्चर है, जैसे मसल सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? क्या शेप और स्ट्रक्चर का इनके फंक्शन से भी कोई लेना देना है, इनके काम से भी कोई लेना देना है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सो यूनिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल हेल्प देम कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शन। उनका एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हर सेल का एक शेप होता है, साइज होता है, स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हाउ डू दीज सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी? ये कैसे हेल्प करते हैं? सो लेट अस फाइंड आउट। यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.3 द इनर चीक सेल्स आर थिन एंड फ्लैट। जो चीक सेल होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और फ्लैट होते हैं, है ना। दे परफॉर्म प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द चीक। नर्व सेल जो होते हैं, इसे हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। नर्व सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी। जो भी कुछ हम फील करते हैं वो किसकी वजह से फील करते हैं? नर्व सेल की वजह से, ठीक है। तो ये नर्व सेल एक न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं, ये मैसेज कैरी करते हैं हमारी बॉडी में। सो एलोंगेटेड शेप, ये जो लंबा सा शेप इसका देखने को हमें मिल रहा है विद ब्रांचेस, elongated shape and branched structure help them reach different part of the body and pass on messages quickly। तो ये जल्दी से मैसेज पास हो पाए, जल्दी से पूरी बॉडी में फैल पाए मैसेज, इसीलिए जो इनका स्ट्रक्चर होता है ब्रांच्ड होता है और elongated मतलब इस तरीके से लंबा रहता है। Now, similarly, plant cell also variation, उसमें भी वेरिएशन होते हैं। In plants too, cells may be rectangular, elongated, oval और even tube-like। Plant में भी ऐसे circular हो सकते हैं, rectangular हो सकते हैं, elongated हो सकते हैं, oval हो सकते हैं, right? Tube-like हो सकते हैं। Some plant cells form long tubes that help carry water through the plant। हमने पढ़ा था जाइलम, फ्लोएम के बारे में, तो टिश्यूज होते हैं उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो प्लांट के कुछ सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ट्यूब्स की तरह, वो कैरी करते हैं पानी को पूरे प्लांट में। जैसे पानी तो हम सिर्फ जड़ों में डालते हैं ना प्लांट्स की, लेकिन वो पूरी प्लांट्स को कैसे मिलते हैं? आप देखते हो कि पत्ता बिल्कुल सूखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन जब पानी डालते हो तो थोड़ी देर के बाद देखोगे तो पत्ता फिर से ग्रीन ग्रीन दिखने लगता है, लीव्स वगैरह। तो कैसे होता है? पानी वहां तक कैसे पहुंचा? तो ये सेल्स ही वर्क करते हैं।
यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7। हमने ग्रेड 7 में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट पार्ट्स भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के पढ़े थे कि वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से बने होते हैं। अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन फूड पाइप। फूड पाइप जो होता है जिसमें हमने मूवमेंट पढ़ा था पेरिस्टालिसिस, इस तरीके से खाना मूव होके फूड पाइप से कहां पर जाता है, हमारे स्टमक में जाता है ना, पेट में जाता है। तो ये जो मूवमेंट है इसमें ये जो मसल्स, जिस मसल से ये फूड पाइप बना हुआ है वो भी अलग होता है। सो ग्रुप ऑफ मसल सेल्स मिलकर फूड पाइप बनाते हैं। These cells contract and relax in a wave-like manner, pushing the food down to the stomach. तो ये जो मसल्स है ये वेव की तरह ऐसे ऐसे मूव करते हैं। अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया ऐसे ऐसे। इसी को खाना जो है वो नीचे की तरफ, पेट की तरफ धकेलने में, जाने में मदद मिलती है। This movement is possible because muscle cells are thin, flexible and spindle shape. मसल्स जो है स्पिंडल शेप के होते हैं, ठीक है। दूसरा स्मूथ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं, तभी खाना इस तरीके से मूव हो पाता है। फिर अब खाना कहाँ आया, स्टमक के पास। तो स्टमक हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। वहां पर अलग टाइप का फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, तो वहां पे अलग टाइप के सेल्स मिलते हैं। मसल सेल्स इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। अब पेट के जो मसल सेल्स होंगे वो इतने हार्ड होंगे या इस तरीके के होंगे, जो इनर लाइनिंग होगी, कि खाने को चर्न करने में हेल्प करें, ठीक है। चर्न करना मतलब गोल गोल घुमाना या उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में मदद करे। जो दूसरे सेल्स होते हैं, जो इनर लाइनिंग है सेल की, उसमें से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, सिक्रीट होते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। और एसिड भी सिक्रीट होता है जो हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में फूड को, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड आइटम्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने में मदद करता है, ये जो एसिड्स और डाइजेस्टिव जूस हैं। तो ये सारे सेल साथ में वर्क करते हैं और हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसको पॉसिबल बनाते हैं। यहाँ पर देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। सो सबसे पहले सेल होता है, जैसे ईंट की दीवार देखी आपने, ईंट ईंट बन के एक बड़ी वॉल बनती है। फिर जो एक ईंट है ना, ये सेल है, मैंने पहले भी समझाया हुआ है। ऐसे बहुत से सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू। बहुत से टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन। और बहुत से ऑर्गन मिलकर क्या बनते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सेल नहीं बोलते, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है। स्टमक है, ये फूड पाइप है, ये माउथ वाला एरिया है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, है ना। तो ये सारा एक सिस्टम का पार्ट है जिसमें बहुत से ऑर्गन्स हैं और ये ऑर्गन्स टिश्यू से मिलकर बने हैं। और ऐसे ही जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आ जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जैसे अभी इस केस में क्या है, ह्यूमन बीइंग। ओके, सो सेल, टिश्यू, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी जो अभी मैंने आपको समझाया इसी को यहाँ लिखा गया है। बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बेसिक यूनिट जो होती है लाइफ की वो है सेल। जस्ट लाइक ब्रिक इन द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल, वॉल में जैसे कि एक ब्रिक का पार्ट होता है वैसे ही सेल होती है। सो ऐसे ही ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसे सेल जब एक साथ मिलते हैं तो टिश्यू का एक टाइप बनाते हैं। और डिफरेंट टिश्यूज जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, और जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ वर्क करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। दैट परफॉर्म्स अ मेजर फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये डायग्राम ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सारे जो ऑर्गन सिस्टम है जब साथ में आ जाते हैं तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ये वाला है ना, लाइक अ प्लांट और एनिमल। सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर, कैसे होते हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। नाउ these levels of organization helps us understand how simple building blocks like cell come together to form a complex living beings। तो ये हमें ये बताते हैं कि कैसे एक छोटा सा सेल एक लिविंग बीइंग क्रिएट करता है ना, सेल से ही शुरुआत होती है। सो लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिन विद अ सिंगल सेल एग। Egg of any organism has an amazing ability to divide repeatedly to form a complete living being made up of many cells। तो एक सेल से बहुत सारे सेल्स डिवाइड होते जाते हैं और उसी से फिर एक लिविंग बीइंग बनता है, बहुत सारे सेल्स को मिलाकर। तो ऐसे लिविंग बीइंग्स जो होते हैं उसे हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसमें वो एक सेल नहीं, एक से ज्यादा सेल है। सो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस भी क्या है, एक एनिमल कैटेगरी की, एनिमल किंगडम का ही पार्ट है। सो एनिमल्स जो होते हैं and plants are example of multicellular organism। हम कैसे हैं, मल्टी सेल्युलर, मतलब हमारी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स हैं।
ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं, तो उनके बारे में भी आगे आपको दिया होगा। पहले यहाँ दिया है फैक्ट, एवर हर्ड ऑफ योक द येलो पार्ट ऑफ एन एग, एग में जो येलो पार्ट होता है ना ये वाला, ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग इज अ सिंगल सेल। तो ऑस्ट्रिच का जो एक एग है उसका ये येलो पार्ट क्या है, एक सिंगल सेल है, एक सेल है, ठीक है। लार्जेस्ट नोन सेल इन लिविंग वर्ल्ड मेजरिंग अबाउट 130 mm to 170 mm इन डायमीटर, ये लार्जेस्ट लिविंग सेल माना जाता है, इसका मेजरमेंट ये दिया हुआ है। द एग कंटेन्स एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल, ये जो एग है इसमें सेल तो है ही, एक सिंगल सेल येलो पार्ट जो हमने बोला, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एग्स हैं उसमें ना नॉन सेल्युलर सब्सटेंसेस भी होते हैं। अ शेल फॉर प्रोटेक्शन, इसमें क्या, ये तो हमारा एक सेल हो गया, ये पता चल गया। इसके अलावा एक शेल है बाहर, अंडे के बाहर व्हाइट सा जो लेयर होता है, कवर है ना, फिर व्हाइट लिक्विड ये जो बीच में होता है, दैट नरिशेस द सेल ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यू डेवलपमेंट, ये जो व्हाइट ये जो लिक्विड है ये हेल्प करता है सेल को ग्रो करने में, ठीक है। मेन पार्ट क्या है, ये सेंटर वाला, लेकिन इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अदर नॉन सेल्युलर सब्सटेंसेस होते हैं। सो ऑस्ट्रिच जो बर्ड है इसका जो सेल है वो दुनिया में सबसे बड़ा लिविंग सेल माना जाता है। अब ये हो गया, हमने पढ़ लिया मल्टी सेल्युलर। अब आगे देखते हैं क्या दिया है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो, माइक्रो मतलब इतने छोटे कि आप नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, आपको कोई एड चाहिए, कोई आप माइक्रोस्कोप या किसी भी मदद से आप देख सकते हैं, बिना किसी लेंस की मदद से आप नहीं देख सकते। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर जस्ट मेड अप ऑफ वन और वेरी फ्यू सेल, कुछ ऐसे होते हैं जो एक या बिल्कुल कम सेल से बने होते हैं। दे आर सो स्मॉल, ये इतने छोटे हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ नाम दिए हैं, लाइक बैक्टीरिया एंड एमीबा आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल, इसीलिए इन्हें यूनिसेल्युलर कहा जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, इसीलिए इन्हें यूनिसेल्युलर कहा जाता है। अदर लाइक फंगी एंड एल्गे हैव मेनी सेल्स, इनमें बहुत सारे, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगी और एल्गे, लेकिन इसमें बहुत सारे सेल होते हैं, इसलिए मल्टी सेल्युलर कहा जाता है। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस, ये जो एल्गे वगैरह है, काई जो लग जाती है, पानी ग्रीन ग्रीन लगने लगता है ना देखने में, कुछ समय अगर कीचड़ पड़ा है या पानी कहीं है तो उसे एल्गे बोलते हैं। सॉइल, एयर, इवन इनसाइड आवर बॉडी, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो पानी में, मिट्टी में, हवा में, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी। बट व्हाट डू देयर सेल लुक लाइक, लेकिन कैसे दिखते हैं इनके सेल्स, सो आर दे लाइक प्लांट और एनिमल सेल्स वी जस्ट लर्नड अबाउट, और दे आर डिफरेंट, मतलब ये जो अभी हमने सेल्स पढ़े, प्लांट सेल, एनिमल सेल, उनकी तरह होते हैं या अलग होते हैं। टू ऑब्जर्व द सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन वी नीड टू यूज अ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइज देयर साइज एंड मेक देम विजिबल टू अस। इनके सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, क्योंकि वो मैग्नीफाई कर देगा, मतलब साइज को बड़ा करके दिखाएगा और हमें दिखेगा फिर। साइंटिस्ट ऑल्सो हैव क्रिएटेड अ लो कॉस्ट एंड फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप और फोल्डस्कोप। फोल्डस्कोप एक मतलब ज्यादा महंगा नहीं होता, ये भी माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये भी साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। नाउ फोल्डस्कोप मे नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ डिटेल लाइक हाई पावर लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप, लेकिन इसमें उतने फीचर्स नहीं होते जो लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप के होते हैं, बट येस स्टिल वी कैन सी थ्रू दैट। सो हाउएवर दीज मेक्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एक्सेसिबल टू मेनी पीपल, क्योंकि ये बहुत सस्ता है तो बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दीज माइक्रोस्कोप्स। सो लेट अस नाउ टेक क्लोजर लुक एट द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के बारे में और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक्टिविटी दी गई है, ऑब्जर्व करिए पॉन्ड का वाटर या स्टैग्नेंट वाटर, जैसे बारिश हुई कहीं पर, पानी आप देखेंगे पानी पड़ा हुआ है बहुत समय तक, तो एक कंटेनर लेना है, उसमें स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी जो बह नहीं रहा है वो आपको इकट्ठा करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर्स। फिर ड्रॉपर की मदद से प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर ऑन द माइक्रोस्कोप और फोल्डस्कोप स्लाइड। माइक्रोस्कोप में टेस्ट करने के लिए जो स्लाइड्स होती है उस पे या फोल्डस्कोप में आपको एक ड्रॉप पानी, वो जो तालाब का पानी या गंदा पानी आप लाएं वो रखना है। पुट अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप और फोल्डस्कोप। फिर आपको इसको देखना है माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप की मदद से, तो आप देखेंगे कि टाइनी ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर, तो बहुत सारे उस छोटे से पानी की बूंद में भी बहुत सारे आपको ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। सो लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन। तो ये तो पानी का हुआ, अब सॉइल में देखते हैं। तो एक बीकर लेना है, बर्तन लेना है, उसमें आपको कुछ मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी आपको जमा करनी है इस तरीके से। फिर कहीं गार्डन से, फील्ड से लेके आना है, उस
मिट्टी को टच नहीं करना है, बेयर हैंड्स, यूज अ स्पून और ग्लव्स या चम्मच की मदद से करना है। फिर उसमें कुछ पानी ऐड कर दो और उसको ग्लास रॉड से मिक्स कर दो। लिक्विड विच में लुक डर्टी, जो गंदा पानी आपको दिख रहा है इसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स होंगे, सॉइल के, मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे, एंड इज कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब टंगा हुआ, लटका हुआ या फिर झूल रहा है। तो ये पानी में मिट्टी जो है इस तरीके से पूरी ये सस्पेंडेड है, राइट। नाउ कीप इट असाइड फॉर सम टाइम एंड लेट द मिक्सचर सेटल। अब कुछ देर के लिए छोड़ दो और मिक्सचर जो है सेटल डाउन होने दो। यूज अ ड्रॉपर एंड टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर। अब ऊपर वाली लेयर से आपको एक ड्रॉप इस तरीके से पानी लेना है, फिर माइक्रोस्कोप स्लाइड पे रखना है, कवर स्लिप से उसको कवर करना है और माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करना है। सो आप क्या देखोगे इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो यू मे ऑब्जर्व स्मॉल मूविंग organisms सिमिलर टू दोज यू सॉ इन एक्टिविटी 2.4। तो जैसे आपने यहाँ पर इस पानी में देखा था, यानी कि हमने यहाँ पर सिर्फ स्टेगनेंट वाटर या पॉन्ड वाटर को यूज किया, यहाँ हमने मिट्टी को भी देख रहे हैं तो हमें सेम चीज देखने को मिल रही है। सो दिस इंडिकेट्स कि इवन सॉइल सस्पेंशन जो है उसमें भी टाइनी क्रिएचर्स होते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, अनएडेड आई से नहीं देख सकते। तो जो टाइनी क्रिएचर्स हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो यही जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, इसलिए इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बींग्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। ओके, सो क्लियर है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, लेट अस स्टडी। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ग्रेड 8 परफॉर्म दिस एक्टिविटी। दे आल्सो कलेक्टेड information from the library and internet. They recorded the data obtained from the observing pond water in table 2.1 and observing soil suspension in table 2.2. They identified the microorganism as protozoa, algae, then fungi and bacteria. You can record if you find any of these categories of organism. अभी जो दो एक्टिविटी की उसमें जो जो हमें माइक्रोब्स देखने को मिले, ठीक है, उसी को यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो कुछ माइक्रोब्स के बारे में जानते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट थे पॉन्ड वाटर में। ठीक है, तो पहला है अमीबा। अमीबा बोलते हैं इसको, प्रोटोजोआ कैटेगरी में आता है। इस तरीके से अमीबा का डायग्राम होता है। ठीक है, ये सिंगल सेल होते हैं, मतलब एक ही सेल होता है, मूविंग, ये मूव करते हैं और इसका शेप इरेगुलर होता है। इस तरीके से कुछ इसका शेप होता है, मतलब इरेगुलर होता है, कैसा भी शेप हो सकता है। फिर है पैरामीशियम। ठीक है, ये भी प्रोटोजोआ है, ये भी सिंगल सेल है, एक ही सेल है। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। इसमें देखो ये छोटे छोटे इस तरीके से दिख रहा है और इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग है, तो ये अलग स्ट्रक्चर के कारण ये मूव कर पाते हैं। फिर तीसरा जो वाटर में देखा वो है एल्गे। ठीक है, इस तरीके का, ये भी सिंगल सेल है। ये ग्रीन दिखता है क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है एंड मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह तक विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। इसके भी अलग स्ट्रक्चर की वजह से ये भी मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो वाटर में हमने कौन कौन से देखे, जो पॉन्ड का वाटर है उसमें एमीबा, देन हमने देखा पैरामीशियम। आप लोगों को नोट्स चाहिए बेटा किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चैप्टर्स के, तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। नोट्स जो हैं वो पेड हैं, फ्री नहीं है। ठीक है, तो आप लोग परचेज कर सके तो ही आप मुझे कनेक्ट करिएगा, अदरवाइज यहाँ तो मैं पढ़ा ही रही हूँ आपको, है ना। देन एल्गी। ओके, ये हमने देखा पॉन्ड वाटर में। अब हम देख लेते हैं जो सॉइल सस्पेंशन में क्या क्या देखने को मिला। मिट्टी वाला जो हमने लिया था, तो इसमें सबसे पहले ब्रेड मोल्ड, इसे फंगी बोलते हैं, इस तरीके का। ब्रांच्ड फिलामेंट, इसमें देखो ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, विदाउट क्लोरोफिल, हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रेड मोल्ड क्यों कहते हैं, जैसे ब्रेड आप थोड़े समय के लिए रख दोगे ना, जो खाने वाली ब्रेड होती है, तो आप देखोगे उस पर व्हाइट सा ग्रीन सा पैच आपको दिखेगा, वो इसमें होते हैं। ठीक है, फिर मोल्ड जिसे फंगी भी बोलते हैं, ये भी मतलब फंगी का ही पार्ट, फंगी के ही कैटेगरी में आता है। इसमें भी ब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं विदाउट क्लोरोफिल, हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिर एल्गे, ठीक, ये स्फेरिकल होते हैं, गोल गोल दिख रहे हैं आपको। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ग्रीन कलर है, अ ग्रीन पिगमेंट, इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। फिर आता है बैक्टीरिया। इतना बार आपने नाम सुना होगा, अरे इसमें बैक्टीरिया, ये मत खाओ बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल यानी ये वाले सर्क्यूलर। ठीक, फिर कॉमा शेप, ये कॉमा की तरह ये लगे हुए ना, इस तरीके से। फिर स्पाइरल और रॉड शेप, ये वाला। ठीक है, वन लॉन्ग हेयर स्ट्रक्चर, ये
हेयर की तरह, एंड मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया। तो यहाँ पे वाटर में हमने मिट्टी में कौन कौन से देखे, ब्रेड मोल्ड जो फंगी है, मोल्ड जो फंगी है, एल्गे एंड बैक्टीरिया। ओके, सो डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और समथिंग डिफरेंट? आप एक बार ये टेस्ट करके देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है। नाउ रिकॉर्ड इन योर नोटबुक एंड डिस्कस इन योर क्लास। टेबल 2.1 और 2.2 जो आपने देखा, यू हैव आइडेंटिफाइड अ वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हमने दो टेबल में ये देखे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये वाला और ये वाला टेबल में, उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। दे आर एवरीवेयर, ये हर जगह होते हैं। वी कैन ओनली सी देम विद अ माइक्रोस्कोप, हम सिर्फ इसे माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो मैग्नीफाई कर देता है, मतलब बड़ा कर देता है 100 से 400 टाइम्स। मतलब अगर इतना बड़ा डॉट है ना, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, मतलब इतना बड़ा, या 400, इतना बड़ा, इतनी सी चीज को इतना बड़ा करके दिखा देगा, है ना, तभी हम डिटेल में देख पाते हैं। दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल इन साइज, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं, लेकिन होते तो ये माइक्रो हैं, बट इनका बहुत इंपॉर्टेंट, या कह सकते हैं कि बहुत ही महत्व रखते हैं लाइफ में। एवर हर्ड ऑफ, आपने कभी सुना है वायरसेस? वायरसेस जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और सेल्यूलर होते हैं, मतलब इसे भी हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वायरस मल्टीप्लाई करते हैं जब लिविंग सेल के अंदर एंटर होते हैं। हमारी बॉडी में जब वायरस चला जाता है तो वायरस खुद को फैलाने लग जाता है, मल्टीप्लाई करने लगता है। एक है तो 2 हो जाएंगे, 2 है तो 4 हो जाएंगे, और इन्फेक्ट करते हैं ये प्लांट्स को, एनिमल्स को, बैक्टीरियल सेल में कॉज अ डिजीज, जैसे कोविड वायरस जो था, है ना। तो इस तरीके से वायरस जो होता है ये भी माइक्रोस्कोपिक होता है, असेल्युलर होता है, बट ये मल्टीप्लाई करते हैं कब, जब ये लिविंग सेल के अंदर जाते हैं। जैसे लिविंग बीइंग के जो सेल्स हैं उसमें जब ये इन्फेक्ट करते हैं तब ये मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स? तो अभी हमने कहा माइक्रोब्स जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो कैसे? सो फ्रूट्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन इट। आपने देखा होगा संतरा या टमाटर इस तरीके से रख दो तो ऐसे ग्रीन ग्रीन मोल्ड लगने लगता है उसपे, है ना। तो कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अदर प्लेस टू? लेट्स हैव डिस्कशन। क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग जगह पर देख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। सो आपने देखा होगा लेमन, टमेटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम रॉट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम, इस तरीके से सड़ने लगता है वो। इफ यस, यू मे हैव नोटिस अ पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन इट, इसके बारे में कहा जा रहा है, ऐसा आपको दिखेगा। दिस हैपेंस बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर किसने इन्फेक्ट कर दिया इसको, माइक्रोब्स ने। बट वेयर डिड दिस माइक्रोब्स कम फ्रॉम? लेकिन ये आए कहाँ से ये माइक्रोब्स इसके ऊपर? ये तो साफ सुथरा फ्रूट था। हाउ डिड दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द फूड? ये फूड से टच कैसे हुए, कैसे इनके कॉन्टेक्ट में आए? दिस हैपेंस बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह होते हैं। इस फूड में बेशक आपको ना दिख रहे हो, यहाँ आसपास हवा तो है, हवा में भी होते हैं, वाटर में, सॉइल में, एयर में, और इवन इन सम फूड आइटम्स ऑल्सो। ठीक है, तो यू कैन यूज अ फोल्ड स्कोप या माइक्रोस्कोप की मदद से एक्सप्लोर कर सकते हो सरफेस ऑफ लीफ। पत्ता लिया आपने, उसका तना लिया, रूट्स लिए, और एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्टेम, सी देम लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। सम ऑफ देम कैन इवन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। मतलब ऐसा नहीं है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में होती है, जैसे बहुत ठंडा जहाँ पे बर्फ जमी हुई है वहां भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और कुछ जो बहुत गर्म जगह है वहां पर भी, सच एज हॉट वाटर स्प्रिंग जहाँ गर्म पानी का झरना है, स्नो कोल्ड जोन्स जहाँ बर्फ जैसी ठंड है, एज वेल एज मॉडरेट टेम्परेचर, जहाँ मॉडरेट मतलब मीडियम टेम्परेचर है। सब जगह पे आपको जो माइक्रोब्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। You already know some of these organisms live inside our bodies. हमारे bodies के अंदर भी कुछ living organisms रहते हैं, especially in our gut, जो हमने पढ़ा भी था life processes in animals, जो grade 7 में आपका चैप्टर था कि that our intestine has many bacteria. intestine के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। Like plants and animals, microorganism vary in shape. जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में शेप साइज डिफर करता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें भी शेप साइज स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। दो टेबल जो हमने देखे, यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट शेप। हमने देखा स्फेरिकल शेप होते हैं, रॉड लाइक शेप होते हैं, इरेगुलर शेप होते हैं, जैसे अमीबा का पढ़ा था, है ना। नाउ आगे पढ़ेंगे, how does the diversity of microorganism play in role in our daily life? How do they help clean environment? ये microorganism की जो diversity है हमारी daily life में क्या रोल प्ले करती है, ये environment को clean करने में कैसे मदद करती है। आगे रीड करने से पहले, but why do organism not infect pickle and मुरब्बास? ये देखो, ये फ्रूट आइटम तो
खराब हो रहे हैं, है ना। लेकिन अचार मुरब्बा जो बनाती है हमारी मम्मियाँ या दादी नानी, वो क्यों नहीं खराब होते? क्योंकि उसमें कुछ हम ऐसे मसाले, स्पाइसेस, सॉल्ट और शुगर ऐड कर देते हैं जो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब उसको खराब नहीं होने देते। सो ज्यादा कंसंट्रेशन सॉल्ट और शुगर का होने के कारण ये जो ऑर्गेनिज्म है ग्रो नहीं हो पाते। डू नॉट अलाउ दीज ऑर्गेनिज्म टू ग्रो ऑन दैम। ओके, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। सो हम पढ़ रहे हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं एनवायरमेंट को क्लीन रखने में। चलिए देखते हैं की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर का रोल प्ले करते हैं कि एनवायरमेंट को कैसे क्लीन रखा जाए। लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। टेक एन एम्प्टी कंटेनर एंड फिल इट हाफ way with garden soil. Add some fruit and vegetables peels to the container. Thereafter put a layer of soil on it and leave it. इस तरीके से कंटेनर लेना है, उसमें आपको जो फल सब्जियां इनके छिलके होते हैं ना वो भर देना है और उसके ऊपर से एक लेयर मिट्टी की बिछा देनी है। ठीक है, पत्ते वगैरह कुछ भी आप उसमें फिल करके और उसको ढक देना है। नाउ 2-3 हफ्ते के बाद आप ऑब्जर्व करोगे चेंजेस उसमें हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं? जो भी कंटेंट है कंटेनर का उसमें, सो आप क्या देखेंगे? यू मे फाइंड दैट पील ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैड टर्न इनटू डार्क कलर मटेरियल। तो क्या बन जाते हैं? खाद बन जाते हैं, मैन्योर। ठीक है, वो जो आप 2-3 हफ्ते बाद देखोगे तो जो छिलके आपने डाले छिलके आपको नहीं दिखेंगे, वो काला काला कुछ बन जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? मैन्योर। जो बोलते हैं ना घर में बनाई गई खाद है वो। ये बहुत रिच होते हैं, इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फर्टिलिटी यानी सॉइल की, मिट्टी जो उसमें थी ना उसकी उपज शक्ति को, फर्टिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। बट हाउ डू द पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टर्न इनटू मैन्योर? लेकिन ये छिलके कैसे मैन्योर में कन्वर्ट हो गए? हमने तो छिलके डाले थे इसमें। सो 2.6 एक्टिविटी में हमने देखा कि यू सॉ दैट सॉइल कंटेन्स वेरियस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने क्या देखा था? पानी में जब मिट्टी घोल के और हमने इसको माइक्रोस्कोप में उसकी ड्रॉप रखी तो हमने क्या देखा कि उस मिट्टी में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, है ना। सो ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होते हैं जैसे फंगी, बैक्टीरिया, ये एक्ट करते हैं प्लांट वेस्ट पे और स्लोली स्लोली उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में, न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में। ठीक है, सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस छिलके को सड़ाने में और मैन्योर में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए आपने गार्डनर्स को देखा होगा आपके स्कूल में या आपके घर के आसपास कलेक्टिंग ड्राई लीव्स एंड प्लांट वेस्ट एंड पुटिंग देम इनटू पिट्स। जो पिट्स होते हैं गड्ढे खोद के वो लोग उसमें पत्ते सूखे या प्लांट के जो वेस्ट है वो भर देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो क्या बन जाते हैं? नेचुरल मैन्योर। ठीक है, खाद बन जाती है नेचुरल। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। और साइंटिफिक हेरिटेज, जो हमारी प्राचीन किताबें हैं जैसे कि वेदास पर्टिकुलरली यहाँ दिया गया है, वैसे अथर्ववेदा में भी ये जो वर्ड क्रीमी वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब होता है डिफरेंट टाइनी एंटिटीज लाइक दृश्य। ऐसी एंटिटीज, ऐसे हम बोल सकते हैं चीजें जो कि विजिबल है, दृश्य जिसे हम देख सकते हैं, और इनविजिबल है, अदृश्य जिसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वही माइक्रोब्स की ही बात हुई है हमारे प्राचीन ग्रंथों में। वेरियस वैदिक टेक्स्ट मेंशन देयर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। तो इन टेक्स्ट में ये जो किताबें हैं इनमें इसके बेनिफिट्स भी बताए गए हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स भी बताए गए हैं। ऐसे ही अथर्ववेदा में भी क्रीमी वर्ड का यूज हुआ है, किसके लिए? माइक्रोब्स के लिए। ओके, नाउ if you look around carefully you might see decaying plants and fallen leaves stored in a container or lying in the garden. आप देखते होगे अपने आसपास के पत्ते सूखे हुए या जो पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं उसको गार्डन में एक तरफ छोड़ दिया जाता है, ये रखा रहता है। सो ये कुछ समय बाद, कुछ समय तो आपको दिखते रहते हैं लेकिन कुछ समय बाद ये गायब हो जाते हैं, है ना, आसपास नहीं दिखते। सो दिस इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मिट्टी में वो ब्रेक डाउन कर देते हैं वो जो पत्ते या जो भी फॉलन जो भी प्लांट के पार्ट्स हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे मैन्योर कहते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स है फिर से सॉइल में जाते हैं और प्लांट को और अच्छे से ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डिकम्पोज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। कोई जानवर की डेथ अगर हो जाती है, कोई डॉग है, कैट है, तो उसको हम छोड़ देते हैं तो थोड़े समय बाद वो बॉडी कहाँ जाती है? उसको तो हमने कहीं नहीं खत्म किया, वो तो वैसे ही हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं ना, तो बॉडीज कहाँ जाती हैं? तो उनको भी डिकम्पोज कर देते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, धीरे धीरे वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। सो माइक्रोब्स हेल्प्स रिसाइकल द वेस्ट एंड रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू नेचर। दोबारा से प्रकृति में वो सारा जो बॉडी का डिकम्पोज है वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है, नेचर को वापस मिल जाता है। मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स टू एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल। लेकिन मैन्योर बनने के लिए, खाद बनने के लिए एक
टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल होना चाहिए. Isn't it interesting? By now you must have understood that bacteria and some fungi are types of microorganisms that play an important role in our lives. And guess what? These helpful bacteria can also decompose animal waste like dung. So आपको समझ में आया इससे क्या चीजें समझ में आई कि कभी आपने सोचा था कि ऐसे एनिमल वेस्ट जो है या एनिमल की बॉडी जो डेड डिकेज होती है वो कहाँ जाते हैं? तो अब हमें समझ में आया कि जो बैक्टीरिया है, यही जैसे गाय का गोबर कहीं पर पड़ा होता है, धीरे धीरे देखोगे वो खत्म हो जाता है, तो कहाँ गया? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, बैक्टीरिया ही है जो उसे डिकम्पोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, मिट्टी में उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाते हैं. सो एक्टिविटी 2.7 में हमने क्या देखा? वी कैन ऑल्सो इन्फर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, ये सिर्फ प्लांट की ग्रोथ में हेल्प नहीं करते बल्कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने में और वेस्ट को ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करते हैं. यही हमने टॉपिक की शुरुआत की थी कि कैसे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक, नहीं तो सारा कचरा हमें देखने को मिलता रहता. नाउ थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ. अब सोचो अगर होते ही नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या होता? ऐसी ही हर जगह डेड बॉडीज जो होती है एनिमल्स की वो पड़ी रहती है ना, जो ह्यूमन जो एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स है, डंग है, गोबर वगैरह जो होता है वो सब ऐसे ही पड़ा रहता, कितनी गंदगी होती. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हेल्प करते हैं नेचर को फिर से रिफ्रेश करने में, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में. नाउ अ स्टेप फर्दर, माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस. बायोगैस आजकल आप बहुत नाम सुन रहे होंगे, गैस का इश्यू हो रहा है. सो माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस, ये बायोगैस बनाने में भी हेल्प करते हैं. सो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ये लिव इन एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट. ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं ये जहां पे ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की बहुत कमी है. सो कुछ ऐसे बैक्टीरिया, इनकी एबिलिटी तो है टू डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर. घर से जो गंदा पानी जा रहा है बहकर नालियों में, है ना, तो ये कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं वो उसमें भी रहते हैं और उसको भी ये क्या करते हैं? क्लीन कर देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं. मतलब जैसे कि कोई गंदा पानी है नाली का या कुछ भी, तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो हेल्प करते हैं कि प्लांट और एनिमल वेस्ट अगर कुछ उस पानी में है तो उसको वो डिकम्पोज कर दे, खत्म कर दे. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनदर गैस कॉल्ड मीथेन. जब वो ये कर रहे होते हैं, डिकम्पोज कर रहे होते हैं, खत्म कर रहे होते हैं प्लांट या एनिमल वेस्ट को उस पानी में से, तो बहुत सारी गैसेस रिलीज करते हैं, जिसमें एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत बड़ी मात्रा में वो रिलीज करते हैं मीथेन गैस. ठीक है, तो ये जो मीथेन गैस है हैज बीन यूज्ड एज फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन रन व्हीकल. तो मीथेन गैस को यूज करके आप खाना भी बना सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, गर्म करने के लिए यूज होता है, व्हीकल रन करने के लिए भी यूज होता है. ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स. नाउ नेक्स्ट देखते हैं, बी अ साइंटिस्ट. डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, जिनका समय ये है, वॉज अ साइंटिस्ट हु स्टडीड बैक्टीरिया. इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी की. 1971 में इन्होंने डेवलप किया स्पेशल बैक्टीरियम दैट कुड ब्रेक डाउन ऑयल पिल्स, हेल्पिंग टू क्लीन द एनवायरनमेंट. इन्होंने एक स्पेशल बैक्टीरियम डेवलप किया जो कि ऑयल स्पिल्स, ऑयल जो पानी में अगर तेल गिर जाए तो आप देखते हो तेल को अलग होना मुश्किल होता है, वो पानी से मिक्स नहीं होता, वो ऊपर तैरता रहता है. तो उसको जो ऑयल स्पिल है उसको कैसे क्लीन किया जाए, ऐसा उन्होंने बैक्टीरियम डेवलप किया. हिज डिस्कवरी रिसीव्ड अ पेटेंट इन 1980. पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी, यूज और सेल हिज हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन. मतलब इन्होंने 1980 में उन्हें पेटेंट मिला कि अब ये जो बैक्टीरियम इन्होंने डेवलप किया ऐसा कोई और नहीं कर सकता, ये इन्होंने किया है, तो उसका कोई भी यूज आपको करना है तो इनकी परमिशन आपको लेनी होगी. वो नहीं है तो जिसके भी बिहाफ पर है, मतलब कॉपीराइट इनके पास आ गया है. हिज वर्क शोड हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड बी यूज्ड टू सॉल्व एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन. सो ये वाटर पोल्यूशन का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है. समुद्र वगैरह में जब तेल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाते हैं तो समुद्र में ऑयल स्पिल हो जाता है, तो पानी गंदा हो जाता है, तेल तो तैरता रहता है ऊपर और पूरे जो नीचे ऑर्गेनिज्म है पानी के उनको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता. तो ये क्या है? पोल्यूशन ही तो है. तो इससे डील करने के लिए इन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या इन्वेंशन किया. ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट यूजिंग माइक्रोब्स, की माइक्रोब्स को मदद
माइक्रोब्स की मदद से हम कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन्होंने इस फील्ड में वर्क किया। व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स व्हिच यू थिंक कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से और हम क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल दे दिए, वेस्ट डिकम्पोजिशन, कि प्लांट और एनिमल वेस्ट जो होता है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके और मैन्योर में फॉर्म करना। फिर एक अभी हमने पढ़ा सीवेज ट्रीटमेंट, जो भी गंदा पानी है माइक्रोब्स क्लीन कर देते हैं वेस्ट वाटर को, डिकम्पोज कर देते हैं उसके अंदर जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको। ओके, नाउ हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन आवर किचन? आपको पता है हम अपने किचन में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड इज आवर न्यू टॉपिक, लेट अस जस्ट सी। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन द किचन। लेट अस परफॉर्म। तो 2 कटोरियां लेनी है आपको, ए और बी ना। अब दोनों कटोरी में आपको 200 ग्राम आटा लेना है या मैदा लेना है, ठीक है, और 1 पिंच ऑफ शुगर दोनों में ऐड कर देना है। अब एक जो पहली वाली कटोरी है उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल दो। अब इसमें आपको ईस्ट ऐड कर देना है, ठीक है, ईस्ट पाउडर मिक्स करके और आटे को रख देना है। और दूसरा वाला जो बाउल है बी, उसमें ईस्ट आपको ऐड नहीं करना है। दैट वी कैन कंपेयर द रिजल्ट ऑफ 2 बाउल्स। फिर दोनों का हम देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद आटे को आपको गूंथ देना है गर्म पानी से एंड मेक सॉफ्ट डो, और उसके बाद एक मुलायम सा आटा बनाकर आपको रख देना है, ठीक है। Cover the dough with a damp cloth and keep it in warm place. Observe both the ball after, और फिर 4-5 घंटे के बाद दोनों कटोरियों को आपको ऑब्जर्व करना है। सो कोई आपको चेंज दिख रहा है क्या वॉल्यूम में, स्मेल में, टेक्सचर में आटे के? सो इफ नॉट, लीव द डो फॉर सम मोर टाइम। फिर थोड़े और देर के लिए छोड़ दीजिए। कुछ देर के बाद आप देखेंगे जो ए वाली कटोरी थी जहां पे आपने ईस्ट ऐड किया है वो थोड़ा सा फ्लफी दिखेगा, फूल गया रहेगा आटा, ठीक है। अगर दूसरी वाली कटोरी में आटे का लेवल इतना है तो पहली वाली में इतना हो जाएगा ऊपर की तरफ, वो फ्लफी हो जाएगा और उसका जो स्मेल है कंपेयर टू डो नीडेड विदाउट ईस्ट उससे थोड़ा अलग डिफरेंट स्मेल होगा। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ ईस्ट? ईस्ट का क्या रोल होता है इसमें? व्हाई डिड वी ऐड शुगर एंड वार्म वाटर टू द फ्लावर? हमने गर्म पानी और चीनी क्यों ऐड किया? तो चलिए समझते हैं इसको। ईस्ट जो है ये एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये फंगी ग्रुप का होता है, ठीक है। इट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी। ईस्ट ग्रो करता है गर्म एनवायरनमेंट में, इसीलिए हम गर्म पानी से आटा गूंथ रहे हैं। हमने ग्रेड 7 में पढ़ा था, लाइक अदर ऑर्गेनिज्म ईस्ट जो है ऑल्सो रिस्पायर एंड ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो ये जो ईस्ट है ये भी हेल्प करते हैं एनर्जी को रिलीज करने में, रेस्पायर करने में और ग्रोथ करने में, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिसकी वजह से बबल्स बनते हैं और आटा जो है सॉफ्ट और फ्लफी होता है। सो ईस्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसमें एल्कोहल जैसा भी स्मेल आएगा आपको, ठीक है, इसीलिए डो जो है स्लाइटली डिफरेंट स्मेल कैरी करता है। द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट, इसकी वजह से जो आटा सॉफ्ट और मुलायम बन रहा है, आप देखते होंगे जो भटूरा वगैरह बनाते हैं, छोले भटूरे या कोई चीज बेक करते हैं जैसे ब्रेड, केक, इसमें ईस्ट ऐड होता है। सो इन एडिशन टू ईस्ट कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ बैटर। जो आटा है उसे फर्मेंटेशन होने में हेल्प मिलती है, जैसे इडली बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, तो ऐसे डो को बनाने में, जैसे भटूरा हो गया, तो इसमें हम ये जो बैक्टीरियाज हैं वो भी यूज करते हैं। तो ईस्ट और लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो ये एक तरीके की किचन में हेल्प कर रहे हैं हमें ये माइक्रोब्स, है ना, यही यहाँ पे हमें पढ़ना था। नाउ लेट अस प्रिपेयर। 2 आपको स्मॉल छोटी कटोरी लेनी है, ए और बी नाम देना है। आपको गुनगुना दूध लेना है एक में और ठंडा दूध लेना है बी में। अब स्मॉल स्पूनफुल ऑफ कर्ड, थोड़ा सा दही आपको दोनों कटोरी में डाल देना और मिक्स कर देना है। दोनों को ढक दो। अब जो पहली कटोरी है उसको गर्म जगह पे रखो, दूसरी को आप रेफ्रिजरेटर या ठंडी जगह पर रख दो कुछ घंटों के लिए या रात भर। आप क्या ऑब्जर्व करोगे चेंजेस वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टेबल दिया है, मैंने फिल कर दिया है। मान लो जो पहली वाली कटोरी है जिसे गर्म जगह पे रखा है, तो दूध में क्या चेंज आएगा? दूध जो है दही जैसा जम जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रिडिक्शन है और ऐसा ही होगा, ठीक है। और दूसरे वाले में वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा क्योंकि ठंडे में नहीं जमता। मिल्क डिड नॉट कर्डल, रिमेन मोस्टली लिक्विड, क्योंकि ठंडी जगह पर रखा। और यहाँ पर क्या होगा, वो एकदम दही जैसा हो जाएगा। अब कलर में चेंज आएगा? कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वो व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा। सो पॉसिबल रीजन क्या है? क्योंकि वार्म टेम्परेचर जो है इसका, पहले वाले का वार्म टेम्परेचर हेल्प करता है बैक्टीरिया को ग्रो करने में। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रो इन वार्म कंडीशन एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं।
You will observe that in bowl A the milk has turned into curd. ये मैंने आपको बता दिया, और B में वो कर्डल नहीं होगा, ठीक है, आप कितनी भी देर उसको छोड़ दो. Do you know why this happen? क्योंकि जो कर्ड होता है, दही होता है, जो दूध में हमने मिलाया ना, दोनों कटोरी में हमने थोड़ी सी कर्ड मिलाई थी, उसमें एक बैक्टीरिया होता है, जिसमें एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस. ये दिस बैक्टीरियम फीड्स ऑन शुगर इन द मिल्क. लैक्टोस, दूध में क्या होता है, लैक्टोस होता है, इस पे ये बैक्टीरिया फीड करते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और दूध में फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, टू फॉर्म कर्ड, और उससे दही जमती है. मतलब दूध में लैक्टोस होता है, इस लैक्टोस पे ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है फीड करते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं. एक थे तो दो हो गए, दो थे तो चार हो गए, इसलिए कुछ घंटे बाद वो दूध जो है फट जाता है या दही जैसा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है. इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्कोहल लाइक ईस्ट, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. अभी हमने देखा था ईस्ट में एक स्मेल आ रही थी क्योंकि उसमें अल्कोहल भी प्रोड्यूस हो रहा था. इसमें क्या होता है, जो दही जम गई दूध की, उसमें होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड. नाउ नेक्स्ट, विच मेक्स कर्ड सावर. इसकी वजह से जो दही है वो खट्टी लगती है खाने में. दीज बैक्टीरिया ग्रो वेल इन वार्म कंडीशन. ये गर्म जगह पे अच्छे से होती है, इसीलिए जो पहला वाला कटोरी है उसमें दही जम जाएगी, लेकिन दूसरे वाले में नहीं, क्योंकि उसे हमने फ्रिज में रखा है. वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अभी जब हमने ये टेबल ये देखा था तो मैंने आपको कहा था ये फंगी कैटेगरी का है, ये है ना, ये फंगी कैटेगरी का है, कहीं पे बोला था ये प्रोटोजोआ कैटेगरी का है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन सी कैटेगरी होती है? सो वी कैन डिवाइड देम एज प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड मोर, ठीक है. तो जैसे कुछ बैक्टीरिया, ये वाली जो कैटेगरी है, सच एज राइजोबियम, form the swollen region called nodules and live in them as shown in figure 2.12. यहाँ पर देखो, ये जो पेड़ की जड़ें होती हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे दाल अधिकतर हम बात करें, जो पल्सेस होती है ना, उनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं इस तरीके के छोटे छोटे, इसमें आपको ये बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, ठीक है. तो यही यहाँ पे कहा गया राइजोबियम, ये फॉर्म द स्वॉलन रीजन कॉल्ड नोड्यूल्स एंड लिव इन देम, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है. रूट्स ऑफ सर्टेन लेग्यूम्स, लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, जैसे बीन्स हो गए, पीज हो गए, मटर, लेंटिल्स हो गए, जो मसूर की दाल होती है, इनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं. ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं, नाइट्रोजन गैस को ट्रैप कर लेते हैं एयर से, ठीक है, और ये प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं. सो ये आपको बस याद रखना है कि राइजोबियम, वैसे आप इतनी बार पढ़ोगे ना कि आपको याद हो जाएगा. राइजोबियम कौन से बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं, नाइट्रोजन को, ठीक. ये प्लांट के लिए बहुत यूजफुल होता है. इसकी वजह से प्लांट अच्छे ग्रो करते हैं बिना केमिकल फर्टिलाइजर के. इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं, लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं ना, उनको रोटेशन में, जैसे गेहूं लगा दी, उसके बाद फिर लेग्यूम प्लांट्स लगा दिए, ताकि फिर से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके मिट्टी में, ठीक है. दिस नेचुरली इंक्रीज द नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड कीप्स इट हेल्दी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, अमेजिंग माइक्रो एल्गे टाइनी हेल्पर इन वाटर. अब माइक्रो एल्गे की बात करते हैं कि पानी में ये कैसे छोटे से होते हैं, लेकिन ये हेल्पर की तरह बहुत हेल्प करते हैं. तो चलो पढ़ते हैं. माइक्रो एल्गे आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन ऑन ट्री. ये जो माइक्रो एल्गे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट की तरह ही ऑर्गेनिज्म होते हैं. ये पानी में, मिट्टी में, हवा में रहते हैं, और पेड़ों पे भी. दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट. सनलाइट की मदद से अपना खुद का खाना बनाते हैं. ये ऐसा करते हुए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई. अर्थ का जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसका आधे से ज्यादा ये प्रोड्यूस करते हैं. दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सर्व एज फूड सोर्स फॉर मैनी एक्वेटिक एनिमल्स. जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए फूड सोर्स की तरह वर्क करते हैं. जैसे कुछ हैं जैसे कि स्पिरुलिना, कॉलरा, डाइटम्स आर ऑल्सो यूज बाय ह्यूमंस एज हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन. इन्हें तो ह्यूमन बींग्स भी यूज करते हैं अपने हेल्थ सप्लीमेंट्स के लिए, दवाइयों के फॉर्म में. Microalgae also help in cleaning water and are used to make biofuel. Biofuel बनाने में भी इसकी मदद ली जाती है माइक्रोब्स की. However, pollution, climate change and habitat destruction, जो अभी हम जंगलों को काट रहे हैं, या जो पानी में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पानी को हम प्रदूषित कर रहे हैं, पोल्यूशन के कारण से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण से क्या हो रहा है, ये जो माइक्रो एल्गल डाइवर्सिटी है और इसकी जो
प्रचुरता, एबंडेंस बोल सकते हैं, बहुत मात्रा में जो इनको एक थ्रेट हो रहा है, ये इनकी मात्रा कम होती जा रही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दीज टाइनी ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस ऑन अर्थ। ऑक्सीजन बैलेंस का ये आधे से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन्हें हमें प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की जरूरत है ताकि अर्थ पे ये बैलेंस ना बिगड़े। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एवर हर्ड ऑफ, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी जो हमने एक नाम पढ़ा ना, स्पिरुलिना, तो ये माइक्रो एल्गे है, इसे हम सुपर फूड भी कहते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12, इसमें B12 पाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लॉट्स ऑफ प्रोटीन भी होता है इसमें, मोर देन 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर, इसमें बहुत कम मात्रा में शुगर और फैट होता है। 60% जो इसकी बॉडी का वेट है वो सिर्फ प्रोटीन होता है। सो बहुत सारे आज की जगह पर नाउअडेज फार्मिंग ऑफ स्पिरुलिना इज बिकमिंग अ फीजिबल लाइवलीहुड, इसे बनाकर उपजाकर लोग अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। आप भी स्पिरुलिना ग्रो कर सकते हैं इजिली बाय फॉलोइंग these step। एक क्लियर ग्लास टैंक लेना है इस तरीके का, उसमें साफ सुथरी जो खुली जगह है, ब्राइट प्लेस पे आपको रखना है जहां सीधी सन की रोशनी आती हो। टैंक को आपको कवर कर देना है शेड नेट से, और फिर कीप द टैंक एट अ प्लेस विद मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन, ना ज्यादा गर्म टेम्परेचर होना चाहिए ना ठंडा। उसके बाद उसमें टैंक में पॉन्ड का पानी फिल कर देना है। अब एड लिविंग स्पिरुलिना कलेक्टेड फ्रॉम अ पॉन्ड, पॉन्ड से लाकर आपको स्पिरुलिना को उसमें डाल देना है जो लिविंग है। अब उसको स्ट्रेट कर देना है, मिला देना है ट्वाइस अ वीक, एक हफ्ते में 2 बार। 3-6 हफ्तों के बाद आप देखेंगे कि स्पिरुलिना में भी हार्वेस्टेड फ्रॉम द टैंक बाय फिल्टरिंग इट थ्रू द फाइन कॉटन, आप उसका हार्वेस्ट कर सकते हैं, आपने उसको ग्रो कर लिया है उस टैंक में। सो कंजर्वेशन ऑफ माइक्रोएल्गे इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट। लोगों की एक तो ये उगाकर बेच रहे हैं तो उनको जीवन यापन के लिए, लाइवलीहुड के लिए भी पैसा मिल रहा है ना। दूसरा, ये अच्छी एक प्रैक्टिस है जिससे फूड सिक्योरिटी भी हम इंश्योर कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी मतलब सबको एक भरपूर मात्रा में खाना मिले जिससे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। तो ऐसे जो ये सुपर फूड होते हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। Now, next topic is why is cell considered to be a basic unit of life? सेल जो है उसे बेसिक यूनिट क्यों कहा जाता है? अभी मैंने बताया था दीवार बनाते हैं तो एक ईंट से शुरुआत होती है, बेसिक यूनिट ये होती है। सो बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर कॉल्ड सेल्स। सेल से बॉडी बनी हुई है। सिंगल सेल कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स हेल्प ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस फंक्शन। एक सेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, चाहे ह्यूमन बॉडी हो चाहे प्लांट हो, राइट। देयरफॉर दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर, इसीलिए इन्हें मल्टीसेलुलर कहा जाता है। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल जो है कैरी आउट करते हैं स्पेशलाइज फंक्शन, मतलब इस सेल का ये काम है, इस सेल का ये काम है, इंडिविजुअली है ना, अपने अपने लेवल पे, बट ऑल्सो कोऑपरेट विद ईच अदर टू इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल। लेकिन ऐसा नहीं है ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, ये एक दूसरे को कोऑपरेट भी कर रहे हैं, ठीक है। सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, इसलिए इन्हें यूनिसेल्युलर या सिंगल सेल कहा जाता है। इसमें सारे फंक्शन जो होते हैं उनके सर्वाइवल के, वो एक ही सेल में परफॉर्म किए जाते हैं। अदर माइक्रोब्स जैसे कि एल्गे, फंगी, ये एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है फंगस, वाइल मोल्ड जो है वो मल्टीसेलुलर फंगस है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैक्टीरिया का सेल शोइंग न्यूक्लियर रीजन, यहाँ पर न्यूक्लियोइड रीजन है, ओके। सो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर, लाइक एनिमल एंड प्लांट सेल, द सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। जैसे एनिमल सेल होते हैं, प्लांट सेल होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल है, जैसे फंगी है, ईस्ट जो भी हमने अभी पढ़ा, बैक्टीरिया है, उनके भी सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल जो फंगी के हैं उसमें एक सेल वॉल भी होता है, एंड दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो नहीं कर सकते। बैक्टीरिया डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये देखो अलग अलग कैटेगरी बताई है, फंगी के अंदर क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। बैक्टीरिया के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड मतलब ऐसा एक बाउंड्री नहीं बनी कि ये सेल है इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियोइड्स, इसमें न्यूक्लियोइड्स होता है जो अभी हमने यहाँ पर इमेज में देखा, मतलब फैला हुआ रहेगा, एक क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं देख सकते आप। इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियोइड्स, दिस फीचर डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम सेल ऑफ ईस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो एक कैटेगरी है कि न्यूक्लियोइड्स है, ये बैक्टीरिया को बाकी के सेल से अलग बनाता है, ठीक है। नाउ वी हैव ओनली लुक्ड एट अ फ्यू बेसिक सेल स्ट्रक्चर हियर, अभी हमने कुछ ही सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। सेल में और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वो ऑब्जर्व
सब सेलुलर कंपोनेंट्स वी नीड माइक्रोस्कोप्स विद हाई मैग्निफिकेशन। बहुत बड़े माइक्रोस्कोप्स की जरूरत होती है सेल्स के अंदर की जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको जानने के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स मैग्नीफाइज द सेल 10 लाख टाइम्स, 10 लाख गुना ज्यादा बड़ा। इतना बड़ा है तो सोचो इसका 10 लाख गुना बड़ा आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं वे वी कैन सी मोर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। इतना बड़ा साइज होने के कारण हम और भी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर वो अच्छे से देख सकते हैं। बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। देयर सेल्स डिफरेंट इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। Plant or animal cells also have some differences. Understanding these differences helps us learn how these organisms function differently. तो अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी वहां पे यहाँ पे उसका समरी दिया हुआ है. So in this chapter we have learnt about beneficial microorganism. ऐसे microorganisms के बारे में हमने पढ़ा जो बहुत benefits देते हैं हमें. There are microbes that cause disease in plants and animals including humans. तो इसके बारे में हम next chapter में we will learn about some disease caused by microbes in next chapter. ये हमने अच्छी अच्छी बातें पढ़ ली है ना जो बेनिफिशियल थे. कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं तो उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. ओके, यहाँ छोटी सी समरी दी गई है प्लांट चैप्टर की, वो देख लेते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिज्म एंड आर नॉट विजिबल टू अंडर अनएडेड आई. हम बिना एड के नहीं देख सकते. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं. ये हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं इवन इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. ये यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं. बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर. फंगी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर व्हाइल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर. सेल जो है बेसिक यूनिट होती है लाइफ की. बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म is made up of cells. A cell contain various components which help the organism perform their functions and survive. A typical cell, इसमें एक सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है. प्लांट, फंगल एंड बैक्टीरियल सेल, इसमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है. किसमें? प्लांट में, फंगल में और बैक्टीरियल में. अराउंड द सेल मेम्ब्रेन. बैक्टीरिया लैक का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. सेल जो है हर शेप और साइज के होते हैं. उनका शेप जो है वो रिलेटेड होता है फंक्शन से जो उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है. बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ आर डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरस, ये स्मॉल होते हैं साइज में बट दे आर डिफर फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंस दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म. मतलब ये मैंने आपको समझाया भी था. वायरस ठीक है, वायरस बहुत खतरनाक हो सकता है लेकिन वो तभी वर्क करता है जब लिविंग सेल के अंदर जाता है. जब तक वो आपकी बॉडी में नहीं जा रहा, उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, वो खुद से अपना खाना नहीं बना पा रहा, तो होस्ट चाहिए उसको, ठीक है, तभी वो रिप्रोड्यूस करता है और अपने जो भी उसके जो इम्पैक्ट है वो डालता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू अस. ये बेनिफिट्स भी हो सकते हैं इसके और हार्म भी हो सकते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेस प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइड in the root nodules of legumes such as peas, beans and lentils. They trap nitrogen from the air and increase the soil fertility. Yeast are fungi which are used in the process of making breads, cakes, pastries, idlis, dosas and bhaturas. फिर लैक्टोबैसिलस के बारे में हमने पढ़ा था. दही को जमाने में घर पे ये हेल्प करता है, फर्मेंटेशन में हेल्प करता है फूड इंडस्ट्री. ओके, नाउ अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बेटा. Keep the curiosity alive. Various parts of a cell are given below. Write them in appropriate places in the following diagram. तो यहाँ पे आपको बताना है. तो जैसे common to all trees, जो सब में है वो कौन से होते हैं यहाँ नाम देने हैं. तो हो गए साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस किस में होता है? ओनली इन एनिमल सेल. फिर यहाँ पर दिया है प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. फिर यहाँ बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियोइड्स. तो ये आपको डिफरेंस बताने थे. नाउ आनंदी टुक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क देम A and B. 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं आनंदी ने. यहाँ पर एक को A नाम दिया, एक को B. पुट 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब बी में उसने ईस्ट भी ऐड कर दिया. शी अटैच 2 इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड बलून्स टू माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब. बिना फूले हुए बलून ऐड कर दिए. शी केप्ट द सेटअप इन वार्म प्लेस. गर्म जगह पे रखा, सनलाइट से दूर. अब क्या होगा? व्हाट डू यू predict will happen after 3-4 days? She observed that the balloon attached to test tube B में जो होगा वो फूल जाएगा, बलून इन्फ्लेट हो जाएगा. इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि ईस्ट की वजह से गैस उसमें प्रोड्यूस होगी, इसके कारण बलून जो है इन्फ्लेट हो जाएगा. ईस्ट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच फिल्स द बलून. ओके, ये वाला रीजन सही है. नाउ शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब. उसने एक और टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें 1/4 जो है उसको लाइम वाटर, नींबू के पानी से फिल कर दिया और बलून को बहुत आराम से बी में से निकाल दिया.
ऐसे हटाया ताकि जो गैस है उसमें से ना एस्केप हो, ठीक है। इन दैट मैनर दैट द गैस इनसाइड द बलून डिड नॉट एस्केप। शी अटैच द बलून टू द टेस्ट ट्यूब विद द लाइम वाटर। अब ये जो जिसमें 1/4 उसने लाइम वाटर फिल किया था ना, उसमें वो बलून को फिक्स कर दिया विद लाइम वाटर एंड शुक इट वेल, और उसको हिला दिया। व्हाट डू यू थिंक शी वांट्स टू फाइंड आउट? क्या होगा उसमें? जो लाइम वाटर होगा ना वो मिल्की हो जाएगा, मतलब ये जो लाइम वाटर है वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो गैस थी ना बलून में वो CO2, तो CO2 को लाइम वाटर जो है उस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट होकर व्हाइट कलर का हो जाता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड है, अ फार्मर वॉज प्लांटिंग व्हीट क्रॉप्स इन हिज फील्ड। गेहूं की फसल लगाई है किसान ने अपने खेतों में। ही एडेड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू गेट गुड ईल्ड्स ऑफ क्रॉप। अच्छी फसल आने के लिए, ईल्ड मतलब अच्छी उपज होने के लिए, उसने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड किया है। इन द नेबरिंग फील्ड अनदर फार्मर वॉज ग्रोइंग बीन क्रॉप्स। वहां पे बीन क्रॉप्स दूसरे फार्मर ने पड़ोस में लगाया है दूसरे खेत में। बट शी प्रेफर नॉट टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू गेट द हेल्दी क्रॉप्स। लेकिन उसने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं ऐड किया है। तो आप रीजन बता सकते हैं? यस, व्हीट फार्मर एड्स नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फॉर बेटर ग्रोथ, बीन फार्मर डज नॉट। क्यों? इसका कारण क्या है? पहला, बीन्स जो लेग्यूमेज होते हैं उसमें राइजोबियम होता है। जो राइजोबियम के बैक्टीरियाज होते हैं उसके रूट नोड्यूल्स में ग्रो करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, स्नेहल डग 2 पिट्स, ए और बी 2 पिट खोदे हैं अपने गार्डन में स्नेहल ने। पिट ए जो है, ए और बी, ए में उसने फ्रूट और वेजिटेबल पील्स, छिलके डाल दिए फ्रूट और वेजिटेबल के, उसको मिक्स कर दिया है, उसके ऊपर पत्ते डाल दिए हैं। पिट बी में शी डम्प द सेम काइंड ऑफ वेस्ट, उसमें वही छिलके वगैरह डाल दिए हैं, बट उसमें उसने जो मिक्स किया था ड्राइड लीव्स, इस वाले में उसमें सूखे पत्ते नहीं डाले। शी कवर्ड बोथ द पिट विद सॉइल, अब मिट्टी से ढक दिया दोनों को, और 3 हफ्ते बाद देखा तो व्हाट इज शी ट्राइंग टू टेस्ट? वो क्या टेस्ट करना चाह रही है? सो शी इज ट्राइंग टू टेस्ट इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग वेस्ट विद ड्राइड लीव्स, कि ड्राई लीव्स के साथ मिक्स करने पे जो डिकम्पोजिशन है उसका क्या इफेक्ट होता है। तो पिट ए में फास्टर डिकम्पोजिशन होगा क्योंकि वहां पे अच्छा मैन्योर बनेगा, क्योंकि उसमें सूखे पत्ते हैं। पिट बी में डिकम्पोजिशन होगा लेकिन स्लो होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पत्ते वगैरह नहीं रखे हुए हैं। Now, identify following microorganism. I live in every kind of environment and inside your gut. So bacteria. I make bread and cakes soft and fluffy. Yeast. I live in roots of pulse crops, provide nutrients for their growth. Rhizobium. Devise an experiment to test the microorganisms and need ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। तो ऐसा आपको एक्सपेरिमेंट बनाना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रोथ कंडीशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको फूड लेना है, जैसे ब्रेड ले लिया, उसमें 3 कंडीशन, एक गर्म जगह पे रखो, एक ठंडी जगह पे, एक सूखी जगह पे। अब ग्रोथ देखो कुछ दिनों बाद तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो बेस्ट इन वार्म, मॉइस्ट एंड कंडीशन विद एयर, मॉइस्ट कंडीशन विद एयर। ओके, नाउ 2 स्लाइड लेने हैं ब्रेड के। एक स्लाइस को आपको प्लेट पे रखना है नियर द सिंक, प्लेस द अदर स्लाइड इन रेफ्रिजरेटर। 3 दिन बाद देखेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन। तो जो ब्रेड आपने सिंक के पास रखा है वो जल्दी फास्टर जो है स्पॉइल होगा, क्योंकि वहां पे फंगस ग्रो हो जाएगा। सिंक के पास पानी वगैरह गीला रहता है ना, इसलिए। रेफ्रिजरेटर जो है वहां पे वो जो सड़न है, ब्रेड खराब होने का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे होगा। नाउ अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे, दही को अगर आप एक दिन के लिए छोड़ देते हो तो वो और ज्यादा खट्टी हो जाती है। सो इसके कोई 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बताने हैं। सो यहाँ आंसर है कर्ड बिकम्स मोर सार। इसके 2 रीजन है। बैक्टीरिया कीप मल्टीप्लाइंग ओवर टाइम, जो हमने देखा था ना लैक्टोबैसिलस, उसमें बैक्टीरिया होता है और उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है, तो लैक्टिक एसिड और ज्यादा प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से और खट्टा होने लग जाता है वो। ओके, नाउ 9th है ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.15। इसमें ए में है वार्म शुगर सोल्यूशन और ईस्ट, ठीक है। व्हाट हैपन टू शुगर सोल्यूशन इन फ्लास्क ए वाले को क्या होगा और बी वाले को जिसमें लाइम वाटर है उसमें क्या होगा? तो पहले ए का आंसर देखते हैं। इसमें ईस्ट फॉर्मेंट होगा शुगर सोल्यूशन और प्रोड्यूस होगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ईस्ट ब्रेक डाउन शुगर गैस, तो इसमें तो ये होगा। दूसरा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी। इसमें क्या देखोगे कुछ घंटों के बाद, और ऐसा क्यों हुआ है ये भी बताना है। तो इसमें कोई फर्मेंटेशन नहीं होगा, नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी विल रिमेन क्लियर, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा है व्हाट वुड हैपन इफ ईस्ट was not added in flask A। इसमें अगर ईस्ट ऐड नहीं होता तो क्या होता? सो लाइम वाटर टर्न मिल्की, तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम फ्लास्क ए पास्ड इनटू लाइम वाटर एंड रिएक्ट्स विद इट। ओके, और CO2 और लाइम वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? मिल्की अपीयरेंस इसमें आता। ओके, अगर इसमें ईस्ट नहीं होता तो। नाउ
नेक्स्ट दिया हुआ है प्रिपेयर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर लर्निंग सो फार। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं, व्हाई डज डो बिकेम सॉफ्ट एंड फ्लफी आफ्टर एडिंग ईस्ट के ऐड करने पे आटा क्यों सॉफ्ट हो जाता है, 3 मेन पार्ट क्या होते हैं सेल के, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस बताने। तो इसके आंसर यहाँ पर आपको कहा गया है फाइंड आउट करने के लिए, मैं यहाँ बता देती हूँ। सो ईस्ट जो है फर्मेंट करता है शुगर को और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसकी वजह से बबल होते हैं और आटा सॉफ्ट होता है, फ्लफी होता है। सेल के 3 पार्ट्स जो मैंने बोले थे, तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्कवर, डिजाइन एंड डिबेट। इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। One of our oldest biogas plant was set up in late 1850s. Find out about the biogas program initiated by Ministry of New and Renewable Energy, Government of India. So ऐसे कुछ प्लांट्स हमको बताने। सो बायोगैस इज मेड फ्रॉम एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट से, प्लांट वेस्ट से बनता है। इसमें मीथेन गैस एज अ फ्यूल बना सकते हैं, कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है। गवर्नमेंट जो है प्रोमोट करती है क्लीन एनर्जी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। फर्मेंटेड फूड आइटम्स जैसे फर्मेंटेड सोयाबीन एंड फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स आर कंज्यूम्ड एज ट्रेडिशनल फूड इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। With the help of your parent and teacher, list some traditional food items from your area that utilize the process of fermentation. Investigate ingredients जो भी इसको प्रिपेयर करने में यूज हुए हैं, मेथड कैसे बनाया गया है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से रिस्पॉन्सिबल है फूड को फर्मेंट करने में, एंड कल्चरल एंड न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड फूड। फूड आइटम आप इडली ले लो, इडली में राइस और उड़द दाल इंग्रेडिएंट यूज होती है, इसे ग्राइंड करके ओवरनाइट रख देते हैं रात भर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस वर्क करता है, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इजी टू डाइजेस्ट और हेल्दी है। ठीक है, स्टडी द डिफरेंट पार्ट ऑफ मैक्रो फंगस मशरूम। मशरूम जो होता है उसको आप स्टडी करो यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास एंड माइक्रोस्कोप, फोल्डस्कोप। टेक अ हेल्प ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सीनियर क्लासेस। एक्सप्लोर द इंटरनल स्ट्रक्चर, डिफरेंट पार्ट ऑफ मशरूम अंडर द माइक्रोस्कोप, फोल्डस्कोप इन योर स्कूल लाइब्रेरी। तो क्या होगा, जो ये वाला हिस्सा होता है इसे कैप कहते हैं, इसे स्टॉक कहते हैं, गिल्स होते हैं इसमें, इट इज अ फंगस, ये फंगस की कैटेगरी में आता है। इट डज नॉट मेक इट्स ओन फूड। नाउ आपको एक एंटरप्रेन्योर से बात करनी है और स्टेप्स वर्क करना है कि मशरूम के कल्टीवेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले कंपोस्ट रेडी किया जाता है, मशरूम स्पोर्स उसमें ऐड किए जाते हैं, एकदम अंधेरी जगह पे, मॉइस्ट गीली जगह पे उसको रखा जाता है, फिर कुछ दिनों में मशरूम जो है वो ग्रो हो जाते हैं। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर नंबर 2 पूरा कर लिया है हमने। हर चैप्टर के एंड में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के, वो मैं जो सेकंड वाला चैनल है अपना जानकी स्टडी कॉर्नर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी से एग्जाम के लिए रेडी होते चलिए ताकि आपकी कोई भी तैयारी छूट ना जाए। ठीक है, और चैप्टर के नोट्स चाहिए डिटेल फॉर्म में और एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह चाहिए हर टाइप के, जैसा एग्जाम में आता है, तो आप व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विल मीट विद थर्ड चैप्टर, उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, सेकेंड मैं कल ही अपलोड कर दूंगी या जल्दी अपलोड कर दूंगी। सो टेक केयर, बाय।